मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक और परीक्षा से उपयोगी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार मैं अंतिम भाग बहुलक का जो केमिस्ट्री का 15वां चैप्टर है उससे संबंधित आपको जानकारी दे रहा हूं, काफी उपयोगी जानकारी। लेकिन इससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप जो इसके पूर्व का 2 भाग है उसको पूरी तरह से सुन ले, बार बार सुने, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बाद में मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की भी आपको जानकारी दूंगा। तो शुरुआत करता हूं, लेकिन इससे पहले कि आप यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो आप बिहार से कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, 12th की, 10th की, तो आपका ये चैनल अपना है भैया, सब्सक्राइब कर लो। वैसे मैं प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता हूं, जिसके लिए मैं बाद में आपको बनाऊंगा वीडियो। लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल में, इसलिए मैं आपको 12th और 10th से संबंधित काफी लेक्चर सीरीज दे रहा हूं। तो यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और चाहे किसी भी क्षेत्र के हो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। तो लो भैया, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक मीन्स कि प्रकृति ने दिया है, नेचुरल। तो बहुलक हम जानते हैं, जो बहुलक इसमें पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक अणु को लंबा हम जोड़ करके बना देते हैं, उसी मोनोमर होता है, उसको जोड़ जोड़ करके बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं, जो कि पूर्व में आपको जानकारी दिया जा चुका है। इसमें प्रत्यास्था के गुण पाए जाते हैं। प्रत्यास्था में उसको खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, और जब उस पर हम बल छोड़ देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो प्रत्यास्था का गुण होता है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। और प्राकृतिक रबर जो होता है, ये लेटेक्स नाम की पेड़ से एक निकलने वाली दूध की तरह वो आकृति होती है, लेटेक्स। और लेटेक्स से ये आपको वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका वृक्ष केरल में रबर का पौधा मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा, इन सब जगह इसका रबर का खेती भी की जाती है। तो उससे मिलता है, और उस लेटेक्स के जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है उसको हम प्रोसेस करके रबर बनाते हैं। लेकिन इसमें प्राकृतिक रबर में क्या होता है कि आपको कुछ उसमें वीकनेस भी होती है, कुछ उसमें कमजोरी भी होती है। तो आइए पहले प्राकृतिक रबर के बारे में जान ले कि ये आपको रैखिक बहुलक एक रेखा के रूप में, जैसे देखिए इसका ये है आपका CH2 और इधर आपका CH, इन दोनों के बीच आपका बॉन्ड है, फिर CH2, और ये अपर आपको गया हुआ एक श्रृंखला CH3, इसको आइसोप्रीन कहते हैं। तो ये आइसोप्रीन का, और इस आइसोप्रीन को यदि हम जोड़ देते हैं तो पॉली आइसोप्रीन हो जाती है। और पॉली आइसोप्रीन एक दूसरे से वांडरवाल्स अननोन क्रिया से ये जुड़ी होती है, और जुड़ने के कारण ये स्प्रिंग जैसे कुंडलित संरचना बना लेती है, स्प्रिंग जैसे इस तरह की कुंडलित संरचना बना लेती है। और इसके कारण क्या होता है कि प्रत्यास्थ गुण इसमें आ जाता है। जैसे देखिए ये आपको इस तरह से जुड़ा हुआ, देखिए यहां से ये जुड़ा हुआ है, आप यहां देखें, फिर देखिए यहां से ये जुड़ा हुआ है, फिर यहां से जुड़ा हुआ है, और संरचना आप देखिए एकदम बिल्कुल सेम। C और C इसके बीच आप देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा है, CH2 है, CH3 है, फिर CH2 है, इस तरह का आप देखिए समान तरह की संरचना चल रही है। और फिर यहां से आप देखिए कि एक कॉमन पॉइंट आप देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, फिर आप देखिए यहां से जुड़ा हुआ है। इसको खींचिएगा तो लंबा हो जाएगा, और जैसे ही छोड़िएगा तो सिकुड़ जाएगा, स्प्रिंग की तरह कुंडलित है। यही इस रबर का एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, विशेष गुण है। तो ये आपका दिस इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ द रबर। अब आइए रबर का वल्कनीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। रबर की वल्कनीकरण क्यों हमको जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत है रबर की वल्कनीकरण करने, तो इसका भी आप क्या इसका कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये जान लीजिए। प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर यदि उसको हम 335 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दें तो उस स्थिति में नरम हो जाएगा, वो बहुत ही मृदुल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। यदि निम्न ताप 283 डिग्री से कम कर दें तो उस स्थिति में भंगुर हो जाता, टूट जाता है।
तो टूट जाए, 283 डिग्री से नीचे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और 335 डिग्री से ऊपर क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। अब इतने ही रेंज के बीच यदि कामयाब हो पाएगा तब तो फिर मुश्किल है। इसके बाद ये जल बहुत सोखने लगता है। अब समस्या है कि जल बहुत सोख लेगा तो भारी हो जाएगा। तो उस स्थिति में मान लीजिए टायर आप बनाए, उससे चल रहे हैं, अब टायर यदि बारिश का दिन है और जल सोख ले, इतना भारी हो जाए गाड़ी की चलना ही मुश्किल हो जाए, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमको रबर ऐसा चाहिए जो पानी को सोखे भी कम, न के बराबर सोखे। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया का मदद लिया गया। वल्कनीकरण में क्या होता है कि अपरिष्कृत मींस की जिसको हम प्यूरिफाइड नहीं करते हैं, तो जो प्यूरिफाइड नहीं होता है उस रबर को सल्फर के साथ, किसके साथ, जल्दी बोलते निशमा, वल्कनीकरण में किसके साथ मिलाते हैं अपरिष्कृत रबर को, जल्दी बोल, मारेंगे 10 गिनेंगे, मारेंगे 10, हाँ जल्दी, सल्फर, बिल्कुल सही, 80% नंबर आएगा। सल्फर के साथ इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन, किस टेम्परेचर के बीच, 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन के बीच इसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद वो वल्कनीकरण का प्रक्रिया होता है जिसमें दुई बंद टूट करके तिर्यक बंद बन जाता है और तब रबर कठोर हो जाता है। तब इसमें जल की अवशोषण की क्षमता भी, जल का शोषण करने का क्षमता, जल को चूसने की क्षमता, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, नहीं के बराबर रहती है, नहीं के बराबर रहती है। इसी से आप देखिएगा कि टायर बनाया जाता है, चाहे बस का टायर बनाइए, चाहे ट्रैक्टर का टायर बनाइए। बस का टायर देखिए 3-3 साल चलते रहता है, 3-3 साल चलते रहता है, रोड पर चलता है, गर्मी झेलता है, बरसात झेलता है, तूफान झेलता है, सब कुछ झेल लेता है, लेकिन वो रोड पर दौड़ता रहता है, लाख किलोमीटर चलता है, तब जाकर के वो घर्षण से वो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसमें वल्कनीकरण की प्रक्रिया में सल्फर 5% के लगभग मिलाते। कितना प्रतिशत, जल्दी बोल दिनेश बा, जल्दी बोल रहे जी बा, कितना प्रतिशत, हाँ 5%, बिल्कुल ठीक। अब आइए संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर हुआ सिंथेटिक, जिसको प्रयोगशाला में बने, नहीं समझे तो कहां, तो प्रयोगशाला में, किन्ने तो प्रयोगशाला में। तो यदि आप गोपालगंज के हैं, सिवान के थे, जे रबरबा के अपने के प्रयोगशाला में तैयार करी, ओकरे कहल जावे कि इसमें संश्लेषित रबर। मैथिली में कि जय रबर के प्रयोगशाला में तैयार करे छियै तेकरा कहल जाय छै संश्लेषित रबर, माने कि ओकरा प्रयोगशाला में, माने भगवान नहीं देलखिन। तो ठीक इंग्लिश में कि द रबर विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द, इसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन और अंडर द फैक्ट्री, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो चलिए सिंथेटिक रबर, अब यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं कि संश्लेषित रबर एक प्रकार का बहुलक है। क्या है, पॉलीमर बहुलक है। ये अपनी लंबाई से दुगुना हम खींच सकते हैं, 2 टाइम्स इसको खींच सकते हैं। इसको हम छोड़ेंगे तो अपना वापस स्थान पर चला पेगा, तो इसमें एक्सपेंशन, प्रत्यास्थ पावर 2 टाइम्स बढ़ गया और वापस भी ये अपने मूल स्थान पर सिकुड़ कर ये चलाता थी, तो बहुत अच्छा गुण हुआ। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि संश्लेषित रबर में पहला उदाहरण देखिए नियोप्रीन। नियोप्रीन देखिए कि नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के मुक्त बहुलक से बनाया जाता है या मुक्त बहुलकरण से बनाया जाता है। अब देखिए कि इसका ये है क्लोरोप्रीन, CH2N मीन्स की कई इस तरह के हम लोग मोनोमर को मिलाते हैं। CH2 इसका बहुलकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो नियोप्रीन बनता है। CH इसके बीच बॉन्ड है और यहां पर Cl है, यहां पर CH है और यहां पर CH है, और इसको घेरने का अर्थ है कि ये अब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसमें वनस्पति, इसमें एक खास क्या है कि ये तेल से नहीं चिपकता है, तो आप वनस्पति और खनिज तेल के लिए ये इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें नहीं चिपकेगा। तो आप इसको उसमें तेल रखने के लिए आप बना सकते हैं। जैसे देखिए आप तेल का डब्बा होगा, तेल का पैकिंग होता है, तो उसको आप बना सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि आपको गैसकेट, हॉज को बनाने में इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। वाहक पट्ट बनाने में इसका भी प्रयोग करते हैं। अब व्यापारिक महत्व से संबंधित कुछ रबर या बहुलक के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, जिसका किस तरह का हम व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक
पॉलीमर जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और आगे जाकर के कंपटीशन में भी पूछ सकता है। तो पहला हमने देखा कि पॉलीमर का नाम इसमें देखिए, पॉलीमर जो किस तरह का पॉलीमराइजेशन हम करते हैं, किस तरह का पॉलीमर का उपयोग करते हैं। एकलक क्या है, एकलक मींस मोनोमर क्या है, उसको हम मिला करके और तब पॉलीमर बनाते हैं। संरचना क्या है कि ये आपका केमिकल जिसको कहते हैं, एक सूत्र भी आप देख सकते हैं सिंबल के आधार पर। इसका उपयोग क्या है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है कि आपका एकलक और पॉलीमर का नाम और आपका उपयोग। तो देखिए पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपीन। इसमें एकलक जो इस्तेमाल करते हैं तो प्रोपीन लगा हुआ है, प्रोपीन, और इसका आपका है CH3 और CH2 और N मींस की नंबर ऑफ बहुत सारा इसका हम मोनोमर को मिलाकर के बनाते हैं। इससे रस्सी, खिलौना, पाइप, रेशा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीप्रोपीन का किस में इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बोलो रजीब तो सब पूछ रहे हैं। रस्सी, खिलौना, पाइप, रेशा बनाने में। इसका तो पॉलिस्टरीन, इसमें आपका एकलक हुआ स्टाइरीन मोनोमर, जिसमें आपका CH, C6H5 और CH2, इसका N माने की कई इसमें मोनोमर मिलाते हैं और ये इससे हम निर्माण करते हैं विद्युत रोधी कुछ रबर के रूप में। जैसे हम तांबा के तार में ऊपर में देखते हैं जो कोटेड कवर चढ़ा रहता है, वस्तु को लपेटने में कुछ का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी उसी के। इसके बाद रेडियो का कवर बनाने में, टीवी का कवर बनाने में, इन सब का उपयोग करते हैं। इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें मोनोमर होता है जो पीवीसी हमने कहा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसमें वाइनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका CH, Cl, CH2 का ये कई हम मिलाते हैं, इससे बनता है। और बरसाती बैग, इसके बाद आपको फर्श पर बिछाने वाला हम लोग कहते हैं कि चादर, प्लास्टिक की चादर, पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं पीवीसी का। तो पीवीसी का इस्तेमाल किसमें करते हैं, बैग, प्लास्टिक का बैग, बरसाती, इन सबको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिर रेजिन। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इसकी मोनोमर होती है, इसका सूत्र यही है NHCON NHCH2। आप देखिए यूरिया का सूत्र भी आप पढ़े होगा रसायन में, उसका N मींस की कई, उसमें हम अणु को मिलाते हैं। इससे न टूटने वाला कप को हम बनाते हैं। कुछ कप को देखिएगा, प्लास्टिक का कप होगा, टूटेगा नहीं, उसमें आप चाय लेकर के पी भी सकते हैं। साफ कर दीजिए, फिर पीजिए, जय बार इच्छा होगा आप चुस्की मार करके पीजिए। उसका चादर बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेकेलाइट, तो इसमें देखिए बेकेलाइट जो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, इसमें आपका मोनोमर के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसका सूत्र जो है ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका जटिल है। और इससे हम लोग बनाते हैं कंघी, बाल का कंघी करने वाला। इसके बाद विद्युत स्विच बनाते हैं। इसके बाद बर्तन का हत्था बनाते हैं। डिस्क बनाने में भी उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का डिस्क उसको बनाने में उपयोग करते हैं। इन्हीं सब में इसका उपयोग होता है। बहुलक आपका 15वां चैप्टर यही समाप्त हुआ और आप इसको 3 भाग में प्रस्तुत किया है। इसको बार बार सुने, काफी लाभ मिलेगा और इसमें आपको कई तरह की जानकारियां भी मिलेगी। और अगेन आई एम शेयरिंग दैट इफ यू आर न्यू टू द सुनील जी YouTube खाटी बिहारी चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, दिस इज योर ओन चैनल। हम ज्यादा आपको अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं, बिहार का लड़का अंग्रेजी बुझबे नहीं करता, वो कहेगा देखो भाई मैंने सुनील बा के की हो गया है भाई, आजकल अंग्रेजी बोलने लगा, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। ये अहाँ का कौन चैनल या सुनील जी खाटी बिहारी चैनल, एकरा सब्सक्राइब करू, कोनो पाई नहीं लागत अहाँ के। जब तक कोरोना के दवाई नहीं ले तब तक कोई पाई नहीं लागत, टीका नहीं ले कोई पाई नहीं लग। और आपको सिवान, गोपालगंज, इन सब के छात्र, अरे तोहार के अपन चैनल बा, एकरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मित्र में शेयर करो, बांट दो, एकरा लाभ उठावो। और मोकामा तरफ के छात्र दक्षिण, तोहार के अपन चैनल या बाहो, एकरा सब्सक्राइब करो, लाइकिया करो और एकरा अपना दोस्तवा में बांट दो। एकरा ना फायदा उठाबो तब कहिया उठेबो। और अंग्रेजी में दिस इज योर चैनल, डू सब्सक्राइब इट, गेट द बेनिफिट। तो इस तरह से मैं आपको सुनील जी यहीं से आपसे इजाजत ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको अगले लेक्चर सीरीज में भी मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।